Hello everyone, welcome to our Ask Geology group, a whole new way to understand our Mother Earth. अभी हमारा इग्नियस फेज रूल जो कंटिन्यू है वही इग्नियस फेज रूल ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो आज का डेट क्या है? डेट है 22 नवंबर 2022। तो अभी हम वी आर जस्ट फोकसिंग अबाउट ओनली द फेज रूल्स, फेज डायग्राम्स, ओके। एंड फेज डायग्राम्स आर दीज आर बेसिकली जियोमेट्रिक डायग्राम्स, एंड वहां पे ईच एंड इंडिविजुअल लाइन, देयर रेस्पेक्टिव लेंथ्स, दे दे जस्ट टेल समथिंग अबाउट द सिस्टम, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल नॉट टू स्केल जो लिख लेते हैं ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे व्हेन यू आर जस्ट मूविंग इनसाइड दिस diagram, okay, in any direction, whether on the line or inside this, like it is telling something, or so the condition is changing. कंडीशन इन द सेंस द केमिकल सिस्टम। ये तुम्हारा एक छोटा सा केमिकल सिस्टम है ना, केमिकल सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। So when you are moving any direction in that particular in this triangular diagram or maybe binary अगर होता, then this type of diagram, okay। geometrically इनका बहुत implications है when you are moving geometry। यहाँ से थोड़ा बाहर चले जाएंगे then उसका composition चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कर्व है, इसका अगर यहाँ से यहाँ आते हैं देन कुछ चेंज हो रहा है, सम पैरामीटर्स। एंड फेज रूल में फेज रूल में हमको पता है दिस इज p प्लस ऑफ f इज इक्वल टू c प्लस ऑफ 2। तो दीज आर द प्राइम कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए। फेज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये तुम्हारा कंपोनेंट है, एंड ये जो टू है दीज आर टू वेरिएबल्स बेसिकली, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। फेज क्या है पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस phase rule is applicable only in a condition where equilibrium is established, okay। इक्विलिब्रियम कंडीशन वहां पे होना जरूरी है। इट डज नॉट कंसिडर वेदर इट इज इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फेज रूल जहां पर तुम अप्लाई कर रहे हो दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होना जरूरी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर कंसिडरिंग द मैग्मा और एनी काइंड ऑफ फेज रूल, जियोलॉजी में हम जो कंसिडर करते हैं वो बेसिकली एक सॉलिड लिक्विड सिस्टम है। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हम मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, okay। The equilibrium condition between the solid and between the liquid and its corresponding solid, okay, because we are considering the crystallization. If we are considering melting, then this is the solid and its corresponding liquid, okay। so तो अभी हम देखते हैं जो हमारा फेज रूल है, इसके ये जो तुम्हारा बासल्ट टेट्राहेड्रॉन एंड ये वाला जो डायग्राम है नेफेलिन कैल्सिलाइट सिलिका जो डायग्राम है, इसके यहाँ पर आएंगे। बट बिफोर दैट आज हम टोनरी स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले जो तुम्हारा थोड़ा बहुत मतलब हाउ व्हाई वी आर स्टडिंग, उसको हम पहले देखते हैं। तो हमारे पास जो फेज रूल है तो क्या क्या है फेज रूल में, ऑल ऑफ अभी हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो तुम्हारा बेसिकली बाइनरी है, यूनिनरी को हम छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट बाइनरी को देख रहे हैं। बाइनरी में ये तुम्हारा डायोक्साइड एंड अनोर्थाइड सिस्टम, ये वाला सिस्टम हम पढ़े हैं। यहाँ पे फाइनली जो तुम्हारा यूटेक्टिक पॉइंट है, यूटेक्टिक पॉइंट में तुम्हारा एक रॉक बनता है, दिस इज बेसिकली गाब्रो, ठीक है। डायोक्साइड अनोर्थाइड सिस्टम हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, नाउ दिस इज योर फोस्टेराइट इंस्टेटाइट, दिस इज बेसिकली वन यूटेक्टिक सिस्टम। यूटेक्टिक और बाइनरी यूटेक्टिक सबको पता है, बहुत डिटेल में इसको कवर अप किया हुआ है। उसके बाद ये तुम्हारा है पेरिटेक्टिक। पेरिटेक्टिक, ये पेरिटेक्टिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज व्हाट एवर द एंड मेंबर, दिस एंड मेंबर्स और दिस कंपोनेंट, these आर कॉल्ड योर सिस्टम कंपोनेंट, okay। Component. Now these system components, due to the chemical incompatibility, they cannot coexist. That's why they have to give, or they produce one intermediate composition which can stay with the this component or this component, okay। This is the intermediate। ये जो relation होता है उसको बोलते हैं हम पेरिटेक्टिक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पेरिटेक्टिक। यूटेक्टिक एंड पेरिटेक्टिक में और यही वाला डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आएंगे ये तुम्हारा
यूटेक्टिक पेरिटेक्टिक, नीचे तुम्हारा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ये देखो, ये तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन हो, बेसिकली अल्बाइट अनॉर्थाइड सॉलिड सॉल्यूशन, दिस इज बेसिकली कपल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद जो तुम्हारा टॉर्नरी डायग्राम है, टॉर्नरी डायग्राम में ये 3 डायग्राम तुम्हारे पास है। बेसिकली तुम्हारा एक है डायोक्साइड, अनॉर्थाइड, फोस्टेराइट, फोस्टेराइट, डायोक्साइड, अनॉर्थाइड। यू कैन सी, यहाँ पर देख सकते हो अनॉर्थाइड फोस्टेराइट यूटेक्टिक, यहाँ पर देख सकते हो, ऑल ऑफ यूर दिस इज विजिबल ना, यहाँ पर देख सकते हो अनॉर्थाइड फोस्टेराइट यूटेक्टिक। Basically, this anorthite and fosterite, they are showing a simple binary eutectic relation. यहाँ पर डायोक्साइड एंड फोस्टराइट सिंपल यूटेक्टिक बाइनरी, सिंपल बाइनरी यूटेक्टिक रिलेशन। यहाँ पर अनॉर्थाइट एंड डायोक्साइड, डायोक्साइड अनॉर्थाइट, दिस इज ऑल्सो ए सिंपल बाइनरी यूटेक्टिक रिलेशन। नाउ when we are considering the magma chamber, this basically magma chamber, it is containing everything, all the minerals are present in inside the magma chamber. What we are trying to do in phase rule, that we are just minimizing the components and trying to establish one model, okay, from which we'll be able to just model the formation of your different kinds of magma. And basically these phase diagrams, they are basically focused towards the formation of your basalts and granites, granites and basalt, granite that is felsic, and basalt that is your mafic component, because basalt is considered to be the primary magma, and this rhyolite, dacite, granites, these type of rocks, these are the felsic counterpart of your basalts, okay, these are more differentiated part। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम ये अनॉर्थाइट, ये देखो डायोक्साइड अनॉर्थाइट, ये देखो तुम्हारा गैब्रो है, ये वाला पॉइंट, दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट ना। नाउ अभी दो कंपोनेंट को मिला देंगे, ये एक बाइनरी है, ये एक बाइनरी है, ये एक बाइनरी है, अभी तीनों को चार तो थ्री साइड से अभी हम मिला देंगे, तो वो एक तुम्हारा हो जाएगा थ्री कंपोनेंट सिस्टम, उसको बोलेंगे टॉर्नरी। तो ये टॉर्नरी का एक देखो, यहाँ पर देखो डायोक्साइड अनॉर्थाइड फोस्टेराइट यूटेक्टिक टॉर्नरी, ये टॉर्नरी सिंपल यूटेक्टिक डायग्राम है, जिसमें तुम्हारा कंपोनेंट डायोक्साइड अनॉर्थाइड एंड फोस्टेराइट से। तो यहाँ पे जो रॉक बनेगा, यहाँ पर देखो अनॉर्थाइट ये क्या है, ये एक प्लाजियोक्लेज है, ये क्या है फोस्टेराइट, ये ओलिविन है, डायोक्साइड ये तुम्हारा पायरोक्सिन है। नाउ यहाँ पे अगर जो रॉक मिलेगा, यहाँ पे जो रॉक यहाँ पे मिलेगा, उसमें ये जो रॉक, लेट द नेम ऑफ द रॉक इज ए, इट इज कंटेनिंग डायोक्साइड, it is containing fosterite, it is containing anorthite, olivine, pyroxene, plagioclase सब है। तो यहाँ पर देखो ये जो pyroxene है, this is also one mafic mineral, olivine mafic mineral, anorthite this is not mafic, but if you consider the bounce reaction series, ये तुम्हारा राइट साइड कंपोनेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रॉक मिलेगा, ये तुम्हारा एक मैफिक टाइप ऑफ रॉक मिलेगा। So basically with the help of this model, we are trying to just establish the relationship between these three components and how they are, which particular proportion they are melting to form that basalt or that parent melt। ठीक है, इसको देखेंगे। दूसरे यहाँ पर देखो, ये देखो, उसके बाद ये तुम्हारा सिंपल यूटेक्टिक हो गया, ये हो गया तुम्हारा, इसमें तुम्हारा पेरिटेक्टिक रिलेशनशिप है। यू कैन सी दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पेरिटेक्टिक पॉइंट, एंड E पॉइंट दिस इज योर यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, यूटेक्टिक, एंड ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इज फोस्टेराइट एंड दिस इज क्वार्ज। नाउ फोस्टेराइट दिस इज ओलिविन, क्वार्ज दिस इज SiO2। Now this is olivine, this phosphorate, this is silica undersaturated. Quartz is silica saturated, and due to their chemical incompatibility, they cannot coexist. That's why they are giving one intermediate composition, that is your enstatite। ठीक है, फोस्टेराइट एंड सिलिका के बीच में देखेंगे, जो बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन हम जो पढ़े थे, वहां पे 3 रीजन था। लेट मी जस्ट ड्रॉ समथिंग, ओके। ये जो तुम्हारा बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन था, बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना, सब लोग। ठीक है, ये है तुम्हारा एक, ये तुम्हारा बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन है, दिस इज योर क्वार्ज थोलिएट,
this is your tholite, this region, this is your olivine tholite, this is alkali olivine basalt, alkali olivine basalt, this is olivine basalt. ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली 5 रीजन्स है इन द बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन. ऊपर तुम्हारा डायोक्साइड है, ये तुम्हारा नेफेलिन है, ये तुम्हारा सिलिका है, ये तुम्हारा एंस्टाट, ये तुम्हारा फोस्टेराइट है, ये जो बीच में, ये दिस इज एंस्टाटाइट, एंड ये जो पीछे है दिस इज योर अल्बाइट. तो यहाँ पर इन दिस केस फोस्टेराइट एंड सिलिका, फोस्टेराइट एंड सिलिका, ये वाला डायग्राम हम देख रहे हैं जहां पर इंटरमीडिएट एंस्टाटाइट आ रहा है. ठीक है, तो ये कौन सा, देखो फोस्टेराइट एंड एंस्टाटाइट के बीच में अगर तुम्हारा कंपोजिशन रह रहा है देन दैट विल रिप्रेजेंट योर क्वार्ट्ज थोलिएट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दीज थिंग्स वेरी सिंप्लीफाई, वेरी सिंपल करना मैं चाह रहा हूं. ओके, you guys, all of you have read these diagrams before, but the my objective is you just know that which component you are using and from where. ये देखो बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन भी तुम पढ़ते हो, ये तुम्हारा डायग्राम, ये जो टोनरी डायग्राम ये भी पढ़ते हो, बट in this case I am trying to just tell you that if I am taking this composition, then this composition, where I can just put this composition in the basalt tetrahedron, or if we are considering this composition, or maybe this composition, maybe this composition, maybe this composition, maybe this composition. Now if this composition I am considering, and I am considering the crystallization sequence, then what will be the final rock, that will be the outcome, final outcome. Okay, please try to understand these things. ये करने से you can be able to correlate things. अभी यहाँ पे जा रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? Okay, the thing is that why we are studying, because we are more focused about what we are focused about, the formation of your basalt and formation of your granite, leucite and silica. In this case, okay, let me just finish this one, then I will go to the granite formation. यहाँ पर जो तुम्हारा rock बनेगा, you can see this is anorthite. Okay, this is anorthite, or this is anorthite, this is fosterite, this is quartz, fosterite quartz. You can see this is also falling in the basalt, basalt tetrahedron. डायोक्साइड अनोर्थाइट इज बैक साइड कहीं पर होगा, यहाँ पर अल्बाइट है. ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसमें कोई सा भी कंपोजिशन इफ यू आर टेकिंग, देन यू आर ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ बासल्ट व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी मैग्मा. सिंपल. एंड यहां पर देखेंगे व्हाट इज यूटेक्टिक रिलेशन कहां पर हो रहा है, पेरिटेक्टिक रिलेशन कहां पर हो रहा है, एंड ईच एंड इंडिविजुअल पॉइंट में अगर हम ले रहे हैं देन हाउ द क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस विल बी इफ आई एम टेकिंग द पॉइंट हियर, इफ आई एम टेकिंग द पॉइंट हियर. एंड आज का जो वीडियो यूट्यूब में जो आया है, इन दैट वीडियो आई हैव टेकन 4 डिफरेंट पॉइंट्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन द 4 डिफरेंट पॉइंट्स, the crystallization, the path of your crystallization, that is also changing. वहां पर तुम देख सकते हो, एक तुम्हारा ऐसे जाएगा, पेरिटेक्टिक जाएगा, यूटेक्टिक जाएगा, एक जाएगा तुम्हारा सिर्फ पेरिटेक्टिक में जाएगा, दैट विल नॉट गो टू योर यूटेक्टिक पॉइंट. और एक रिलेशन होगा, ये तुम्हारा आएगा, यहां से आएगा, now it will not go to the peritectic but it will jump to this point and it will directly go to the eutectic. Now why these things are happening? Okay, that video is only to show you that यहाँ पे तुम्हारा how this composition is changing, but you have to make these things understand in your mind क्यों जा रहा है, and always try to just find out the why. Okay, so ये फाइनल हो गया. ये क्या देता है, ये हमारा बासोल्ट का इवोल्यूशन देता है. तो अभी ये फोस्टेराइट एंड सिलिका, दिस इज ऑल्सो टेकिंग some kind of, okay, this is also trying to describe the evolution of a basalt. But if I just consider fosterite, sorry, leucite and silica, leucite and silica. Okay, now this leucite silica, they will give rise, what is this, is K feldspar है कि नहीं. Leucite and silica, due to their chemical incompatibility, they just give rise to K feldspar, that is the intermediate composition. एंड यहां पर अभी तुम देख सकते हो, अगर के फेल्ड्सपार एंड क्वार्ज है तो ये जो रॉक बनेगा, ये रॉक क्या होगा, दिस इज बेसिकली ग्रेनाइट.
क्योंकि ग्रेनाइट ग्रेनाइट का मिनरल क्या होता है? क्वार्जेंट फेल्डस्पार। देखो क्वार्ज है तुम्हारा, फेल्डस्पार भी है ना। ये जो हमारे पास जो व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस ल्यूसाइड सिलिका और फोस्टराइट सिलिका। फोस्टराइट सिलिका ये देख रहे हैं, दैट इज गिविंग राइज टू वन टाइप ऑफ बासॉल्ट। ल्यूसाइड सिलिका, इसमें जो रॉक मिलता है, दैट इज गिविंग राइज टू वन काइंड ऑफ ग्रेनाइट। दैट इज एक्चुअली ग्रेनाइट इन द सेंस दैट इज द ग्रेनिटोइड, और ग्रेनिटोइड ग्रुप या रॉक ग्रुप को डिफाइन कर रहा है ना। विद इन दैट ग्रेनाइट, अभी हम इफ यू कंसिडर इंडिविजुअल मिनरल्स, देन वो ग्रेनाइट में टोनालाइट हो सकता है, ट्रोंगजेमाइट हो सकता है, ग्रानोडायोराइट हो सकता है। दैट इज बेसिकली द ग्रेनिटोइड रॉक। ओके, सो ये इसका इम्प्लीकेशन है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो तुम्हारा फाइनल जो जीएसआई में जो मॉडल है, एंड ये डायग्राम किसी भी बुक में तुमको नहीं मिलेगा बेसिकली, मतलब कोई सा बुक में भी ये दिया नहीं गया है, लेकिन ये दिस इज इंक्लूडेड इन योर जीएसआई सिलेबस। यू कैन सी डायोक्साइड, फोस्टेराइट एंड सिलिका। डायोक्साइड, फोस्टेराइट एंड सिलिका, you can see this is enstatite and this is one pigeonite. ओके, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम मैं अब तुमको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, एंड दिस डायग्राम विल हैव वन सेपरेट क्लास। ओके, वन सेपरेट क्लास। सो यहाँ पे हो गया, इतना तुम्हारा फेज डायग्राम हमारे पास है, इसको देख लेना है पहले, फर्स्ट थिंग। ओके, उसके बाद होता है डिफरेंट मैग्मा सीरीज। पहले इफ यू कंसिडर द बाउंस रिएक्शन सीरीज, बाउंस रिएक्शन सीरीज में तुम्हें क्या क्या मिलता है? बासोल्ट मिलता है कि नहीं? You are finding what? You are finding basalt, you are finding gabbro, you are finding andesite diorite type of rock, you are finding granitic rock, rhyolite, granite, you are finding ultramafic comatite or peridotite types of rocks you are finding. So अभी यहाँ पर हम देखें कि जितना भी हमारे पास फेज डायग्राम्स है, they are trying to just tell you the evolution of different basalts, different granites, because basalt and granites, these are considered to be the like most dominant magma series which we are finding on the surface of earth. ओके, एंड बासोल्ट से जब ग्रेनाइट आता है, देन इंटरमीडिएट एंटीसिटी कंपोजिशन हमें मिल जाता है। एंड ये जो अल्ट्रामैफिक है, अल्ट्रामैफिक के लिए अलग सा ही डायग्राम्स हम देखेंगे, ठीक है? क्लास। सो यहाँ पर ये देखो, नाउ डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स। दैट्स वाई मैं क्यों मिनरलोजी को इतना फोकस देता था, बिकॉज दीज मिनरल्स आर नथिंग बट दीज आर एक्चुअली द थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, नॉर्मेटिव मिनरल्स। ओके, एंड उसके बाद आते हैं ये हम जो मैग्मा, बासोल्ट एंड ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइटिक एंड बासोल्टिक मैग्मा जो हम बोल दिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्मा कैसे है। देखो तुम्हारा डिपेंडिंग अपॉन द Al2O3 कंपोजिशन, वहां पे तुम्हारा पोरालुमिनस, मेटालुमिनस, ये सब तुमको पढ़ना है, विंटर में है, ठीक है? हाई के अल्कालाइन, सब अल्कालाइन, अल्कालाइन एक मैग्मा सीरीज है, सब अल्कालाइन, सब अल्कालाइन में तुम्हारा काल्क अल्कालाइन एंड थोलिटिक आएगा, ठीक है? थोलिएट, काल्क अल्कालाइन, यू कैन सी दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन। और एएफएम डायग्राम अगर तुम लेते हो, तुम उसमें काल्क अल्कालाइन एंड थोलिटिक्स, यहाँ पे तो तुम्हारा फर्स्ट फर्स्ट Na2O K2O परसेंटेज के साथ, Na2O K2O परसेंटेज के साथ SiO2 अगर तुम लेते हो, देन देयर विल बी वन बाउंड्री demarcating the subalkaline and alkaline. Then this subalkaline is further subdivided into calcalkaline and tholitics. And for the differentiation of your calcalkaline and tholytic, you need the AFM diagram. ठीक है? ये सब डायग्राम्स है। हो गया। अभी ये तुम्हारा इतना मैग्मा सीरीज है, और इतना तुम्हारा फेज रूल है, जो कि तुम्हारा डिफरेंट मैग्मा सीरीज का इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए या फिर समझने के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है? अभी तक किसी का कहीं पर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वही वाला अभी हम तुमको पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है? ओके, देन देन यहाँ पे ये वाला हो गया, देन आई विल बी टेकिंग सम हेल्प ऑफ, ओके, देन अनदर थिंग, यहाँ पे जो बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन एंड ग्रेनाइट का इवोल्यूशन, ये हम तुमको थोड़ा दिखा देते हैं। देखो,
हम क्या लिए थे, ल्यूसाइट एंड सिलिका। ये देखो Lc जो है दिस इज ल्यूसाइट, ये है तुम्हारा सिलिका, ये है तुम्हारा सिलिका, और ये टॉर्नरी डायग्राम तुम्हारा ये जीएसआई में है, ठीक है। नेफेलिन, कैल्सिलाइट एंड सिलिका ये है। देखो यहां पर देखो ल्यूसाइट एंड सिलिका, ल्यूसाइट एंड सिलिका के बीच में क्या है, ऑर्थोक्लेज, दैट इज योर के फेल्डस्पार। अभी जो हम तुमको बताए अल्बाइट एंड ऑर्थोक्लेज, अल्बाइट एंड ऑर्थोक्लेज के बीच में क्या है, एक सोल्यूशन टेक्सचर होता है, अल्बाइट एंड ऑर्थोक्लेज, याद होगा शायद ऐसा। दिस इज अल्बाइट, दिस इज ऑर्थोक्लेज, इन दोनों के बीच एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में एक थर्मल हाई है, थर्मल हाई है। यू कैन सी, यहां पर देखोगे, यहां पर देखो फोनोलाइट, यहां पे ग्रेनाइट एंड रायोलाइट्स, दिस M1, M1 यहां पर तुम्हारा ग्रेनाइट्स फॉर्म हो रहे हैं। सो कैन आई जस्ट टेल that this leucite and silica, whatever the peritectic binary peritectic system I am considering, it is basically trying to tell the formation of your granitic magma, isn't it? और दूसरा चीज, ये तुम्हारा ग्रेनाइट हो गया, यहाँ पे इफ आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस इज ओलिविन, दिस इज फोस्टेराइट एंड दिस इज क्वार्ट्ज सिलिका, now this fosterite silica intermediate composition he is getting instatite, and this is basically the region of your olivine tholite, and this is the region of plane of silica saturation, this is called your quartz tholite and tholite. So can I just tell the olivine and the fosterite silica system, peritectic system, what I am considering, it is basically trying to explain the formation of your basalt. Maybe it is olivine tholite, or maybe it is quartz tholite, or basically it is simply a tholite. So this is basically a basalt, isn't it? Because this diagram is basalt tetrahedron, isn't it? है कि नहीं? So ये ओके, ये हो गया तुम्हारा बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन। और हम जो फेजेस जो डायग्राम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या रिलेशनशिप है। अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक वीडियो बनेगा, उसके बाद टॉर्नरी में भी हम आज ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज यहाँ पे देखना जरूरी है। फर्स्ट थिंग, वी हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या अभी यहाँ पे हमें फोकस करना है टू अंडरस्टैंड द टर्नरी डायग्राम्स वेरी माइन्यूटली, और बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। पहले फर्स्ट थिंग, इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड इक्विलिब्रियम रिएक्शन वी हैव टू राइट डाउन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा। सो इफ वी आर ट्राइंग टू राइट डाउन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, कहां पर लिखना पड़ेगा, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट की में भी लिख पाएंगे, और ऑन ए लाइन, लाइन के ऊपर और एक कर्व के ऊपर हम ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख सकते हैं। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू राइट डाउन वन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, रिमेंबर दिस इज रिएक्शन। सो रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा एक क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, isn't it? A reactant, and if they are in equilibrium, some reactant they are giving some product. Okay, this is basically the equilibrium condition. So to write down one equilibrium reaction, we must specify what are the phases present in the reactant side and what are the phases present in the product side, isn't it? So अभी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन जब हम लिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, देन वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट आर द फेजेस एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शंस। इस रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, those participants are also important. Maybe if I'm just taking A plus of B, they are giving rise to C plus of D. Now I have to specify what is A, what is B, what is C, and what is D. First I have to just write down which phases are involved in this reaction, which phases are involved in this reaction. I have to specify A, B, C, and then D. Then I will try to make one reaction.
Okay, I will try to make one reaction by taking these four phases. Maybe यहाँ तुम्हारा a plus of b is equal to c plus of d. This is one possibility. Second possibility, a plus b plus of c is equal to d. This is another possibility. So there are so many possibilities present. But the first thing you have to do, that you have to just correct, you have to just take out the phases which are taking part in that reaction. First thing. Then second thing, you have to write down, you have to just, you have to try to write down a equilibrium reaction. ठीक है? तो अभी हम जो इग्नियस पढ़ रहे हैं या फिर मेटामॉर्फिक जो पढ़ रहे हैं, हमारा जियोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से हमारे पास 3 और 4 ऐसे रिएक्शंस हैं। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट रिएक्शंस जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझो। ठीक है? फर्स्ट है तुम्हारा पेरिटेक्टिक रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है? नाउ दिस ए बी एंड सी, now here this A and B, these are the two system components, and due to their chemical incompatibility they are not able to stay or coexist. That's why they are giving rise to the intermediate composition. This is one possibility where we can write down A plus of B is equal to C. This is the equilibrium reaction you can write down. This is the first possibility. Because यहाँ पर देखो, if I just write down in this case, if I just write down B plus of C is equal to A, can I just write down this equation? ये equation तो हम लिख दिए, but is it technically correct? अभी देखो, I have only B, I have only C. Then how can I get the composition of A? I cannot just represent the existence of A with the help of B and C. So this reaction, this is not good. ये reaction हो ही नहीं पाएगा. And if ये देखो A plus of B is equal to C, इसको हम समझते हैं. Now मेरे पास A है, B है, and इनके बीच में बहुत सारे compositions मेरे साथ है. So can I be able to specify this composition to be C? So maybe A plus of B, they can give rise to C because I can define the existence of points with the help of A and B. This is one condition. And what is the second condition? Let's just try. Second condition. If four phases are associated A, B, C, D, then can I just write down if it is A, this is B, this is C, this is D. Can I just write down in this case A, B, C, D in the second case? Can anyone just try to write down the equilibrium reaction? कोई एक मुझे बोलो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या हो सकता है? कोई एक बोलो यार. Yes, very good. Here I can write down A plus B is equal to C plus of D. So यहाँ पर देखो, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कैन एनीवन जस्ट टेल मी दैट ये जो A plus of B is equal to C plus of D जो रिएक्शन हम ऐसे दो स्ट्रेट लाइन हम लोग जो खींच लिए हैं, this condition is only applicable at this intersection point. If I'm just taking this point, I will not be just write down this equation or this equilibrium reaction. Just keep in mind, okay? If I'm just taking this red point, then I will not be able to write down this reaction A plus of B is equal to C plus of D. And there is only one possibility where I can write down this reaction, that is this intersection point. So this is the case number 2. And what is the third case? In the third number, if, okay, A B C D, okay, now this is your A, this is B, this is C, and I am just specifying one D. So can I just write down A plus of B plus of C is equal to D? Because I can represent the composition or the existence of D with the help of A, B and C. Okay, is that clear? So ये जो रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल रिएक्शन. टर्मिनल रिएक्शन, इसको बोलते हैं टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन. टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन. ठीक है, अगर टाई लाइन है तो टाई लाइन फ्लिप बोलेंगे, नहीं तो दिस इज बेसिकली फ्लिप रिएक्शन. एंड दिस इज वन पेरिटेक्टिक रिएक्शन. एंड
are basically three types of reactions, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पॉसिबल जो हम इनकाउंटर करेंगे फेज रूल में। तो अभी हम पहले फिर हमारे दूसरे कंडीशन में जाते हैं। तो फेज रूल जाने के लिए फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन करने के लिए वी विल हैव टू राइट डाउन वन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, and to write down the equilibrium reaction at a particular point on a particular line, we'll have to specify which are the phases associated with this reaction, and with the help of those phases, what are the possible types of reactions we can write down. Okay, this is the first and this is the foremost, this is very important. Then second case में और क्या हमें देखना जरूरी है? Second case, you have to be very sincere about the bulk composition. Okay, bulk composition, and in which field the initial bulk composition is falling. Okay, if, okay, now this is A, this is B, this is C and D. If your bulk composition is falling in this point, this is case 1 and this is case 2, this is case 1, this is case 2. So here you have to be very careful that where your bulk composition is falling down. Okay, because we are considering the equilibrium crystallization, so the initial bulk composition will be same as the final bulk composition. So if this reaction in this condition case 1 is present here, then the final solid that we will get, that will have the components of A, C and D. It will not have components of B in this case. If it is falling in this line na, that is also the same case. And if it is falling on this particular this line, straight line, then it will have these two end members. That is, if this condition led the condition 3, then 3 it will have component only C and D. It may just take different path. Okay, it may take the different path, but the final composition will be same as the initial bulk composition. सो दिस इज द सेकेंड थिंग, हमारा बोल कंपोजिशन कहां पर पड़ रहा है एंड किस रीजन पे पड़ रहा है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस बोल कंपोजिशन will be very confidently we can say that whether this reaction will go to the peritectic point or it will just go to the eutectic point. ठीक है, देन क्वेश्चन व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट नंबर 3 वो है तुम्हारा tie line, or that is important, what is that called, this is lever principle. ओके, ये जो इक्विलिब्रियम जो कंडीशन जो फेज तुम निकालने के लिए ना, ऑन ए लाइन ऑन ए पॉइंट, इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे बेसिकली, और डायग्राम के बीच में जाएंगे, यहाँ वहां पे तुम्हारा टेंजेंट रूल आएगा, टेंजेंट रूल वहीं पे बताएंगे। ठीक है, सो लिवर प्रिंसिपल, लिवर प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं वहां पे जो स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं, दैट इज बेसिकली टाई लाइन, और टाई लाइन का कैरेक्टरिस्टिक अभी हम तुमको बता चुके हैं। सो टाई लाइन इज बेसिकली फर्स्ट थिंग, दिस इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, and my question, this is actually one HW, that why only straight line, this is one HW, you just try to find out this answer. Second question, it always just joins or it connects to the solid and its corresponding liquid. Okay, and with the help of this टाई लाइन खींचने के बाद ही हम लिवर प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। एंड लिवर प्रिंसिपल हमें बोलता है, क्या बोलता है, व्हाट इज द इंस्टंटेनियस सॉलिड एंड लिक्विड प्रेजेंट इन द सिस्टम। दिस लिवर प्रिंसिपल इट विल नॉट टेल दैट सर ये तो तुम्हारा डायोक्साइड था, सर एनोथाइट आ गया। दिस लिवर प्रिंसिपल विल ओनली टेल यू द इंस्टंटेनियस वेट परसेंटेज ऑफ योर सॉलिड एंड लिक्विड in this solid, whether it is containing dioxide plus of anorthite or simple dioxide, it will not tell you that thing. Okay, for that we have to be very careful to know the solid evolution path and liquid evolution path, which is considered to be the
फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस लिवर प्रिंसिपल हो गया, इंस्टेंटेनियस सॉलिड लिक्विड हो गया, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। एंड फोर्थ में तुम्हारा सॉलिड इवोल्यूशन पाथ एंड लिक्विड इवोल्यूशन पाथ, इसको देखना जरूरी है। नाउ ये जो तुम्हारा सॉलिड इवोल्यूशन एंड लिक्विड इवोल्यूशन पाथ एंड तुम्हारा लिवर प्रिंसिपल एंड टाई लाइन, these two are overlapping. If you are not able to find out what is the instantaneous position of your solid evolution path or liquid evolution path, then how you will just draw that tie line, है कि नहीं? मैं अभी बोल रहा हूँ कि सर ये जो डायग्राम है, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा लिक्विड का कंपोजिशन है, सॉलिड यहाँ पर है, सॉलिड है। नाउ व्हेन इट इज जस्ट टचिंग द कोटेक्टिक पॉइंट, कोटेक्टिक लाइन, नाउ दिस फेज, अनदर फेज इज कमिंग इनटू पिक्चर। सो यहाँ पे तुम्हारा सॉलिड जो इवॉल्व हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा, और लिक्विड इवॉल्व जो हो रहा है वो कहाँ पर जाएगा। एंड इंस्टेंटेनियस पॉइंट में आई विल हैव टू फाइंड आउट द सॉलिड इवोल्यूशन पाथ एंड द लिक्विड इवोल्यूशन पाथ। एंड तुम्हारा जो बॉल कंपोजिशन होगा, passing through that initial ball composition, you have to draw a line connecting to the solid and its corresponding liquid part. Okay, then this will be your tie line, and depending upon this tie line and this point, the initial ball composition, that will act as your midpoint in the sense that is the point of your reference from where you will just take, okay, this is the x, this is y, and if I just want to take the solid composition, maybe this is x by x plus of y into 100, or that is y by x plus of y into 100. So the solid evolution and liquid evolution path are directly related to the tie line and the lever principle. ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द कंडीशन ऑफ योर फेज रूल। फेज रूल वहां पे तुम अप्लाई कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, देन p प्लस ऑफ f इज इक्वल टू c प्लस ऑफ 2, बट इन all the phase diagrams, these are experimental diagrams, that's why they are conducted in 1 atm pressure, so that p plus of f is equal to c plus of 1. This is the degenerated phase rule we will be using most of the cases. So these are the important things you have to keep in mind, because we are going to ternary diagrams. Okay, so maybe I think all of you, if you have any kind of doubt regarding these things, then you can just ask right now. Thank you, and thank you very much.